तो हमारा ये कहना है कि ये लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं और अब लोगों को लगता है कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी। हर साल अभी भी केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली में खर्च करती है। जितना भी डेवलपमेंट आज दिल्ली में हो रहा है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ही योजनाओं से हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि 10 साल दिल्ली बेहाल और नहीं चाहिए केजरीवाल। पूरी दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये वोट बैंक है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों, तो क्या दिल्ली में जो सरकार बनेगी तो क्या घुसपैठियों के वोटों से बनाई जाएगी? पिछले 10 साल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे केजरीवाल सरकार फेल रही है और आप ऐसे कौन से मुद्दे उठा रहे हैं और इनका सॉल्यूशन आपके पास क्या है? इन्होंने कहा कि हम स्कूली शिक्षा अच्छी करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्ष का अगर एकेडमिक ईयर का रिजल्ट देखें तो 9वीं 11वीं में इन्होंने 3 लाख बच्चों को फेल कर दिया। दिल्ली के हर जगह पर स्थिति यही है। कैपेसिटी 2,500 बच्चों की है, वहाँ पर 200 बच्चे भी पढ़ नहीं रहे। स्वास्थ्य मॉडल इनका पूरा फेल है। एक बेड इन्होंने 10 साल में हॉस्पिटल में बढ़ाया नहीं है। कोविड में किस तरह की इन्होंने पॉलिटिक्स की, लोगों की लाशों पर, चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। ऑक्सीजन का कैसा कोहराम मचा। दिल्ली में बारिश हो जाती है तो सरकार हथियार डाल देती है, गर्मी आती है तो पानी नहीं मिलता पीने के लोगों को, सर्दी आती है तो पॉल्यूशन आप देखिए। भ्रष्टाचार में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कंपटीशन कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो ये फिरका प्रस्त ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग में इनका अच्छा खासा दखल है। तो ये कहीं से भी देश के लिए और दिल्ली के लिए मैं कह सकता हूँ ये घातक है। Namaskar and welcome. In the series of Delhi elections, today we have leader of opposition in Delhi Assembly and two times BJP MLA from Rohini, श्री विजेंद्र गुप्ता जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा को 7 की 7 सीटें जीती। 2014 और 2019 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि असेंबली इलेक्शंस आते ही आपको सीटें नहीं मिल पाती हैं? देखिए ऐसा पिछले 3 चुनावों से लोकसभा के हम लगातार 7 सीटों पर विजयी हुए हैं और हमारा वोट प्रतिशत भी पिछले विधानसभा चुनाव में 39% था। 2013 के चुनाव में तो हम 32 सीटें हमने जीती थी। लेकिन उसके बाद एक धोखाधड़ी पार्टी जो सामने आई, लोगों को सब्जबाग दिखाए गए, झूठ बोला गया और वो एक जो परिस्थिति थी वो असामान्य परिस्थिति थी। कांग्रेस तो 2 बार से जीरो, उनका अकाउंट तक नहीं खुला। तो हमारा ये कहना है कि ये लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं और अब लोगों को लगता है कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए। मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से यूनियन टेरिटरी है दिल्ली में और दिल्ली जो है वो बिना केंद्र के साथ मिलके, यानी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर होना आवश्यक है। हर साल अभी भी केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली में खर्च करती है। जितना भी डेवलपमेंट आज दिल्ली में हो रहा है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ही योजनाओं से हो रहा है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो इतनी निकम्मी है और इतनी नकारा है कि साफ पानी तक नहीं दे पाई। सीवर जाम पड़े हैं, यमुना मैली है, पॉल्यूशन की स्थिति आपके सामने। तो मैं यही कहूँगा कि 10 साल दिल्ली बेहाल और नहीं चाहिए केजरीवाल। मोदी जी के साथ चलेगी दिल्ली, ये हमारा नारा है और मैं कह सकता हूँ कि इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले आपने एक दावा करा कि केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ फेक वोटर एंट्रीज करा रहे हैं, वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करा रहे हैं। ऐसा दावा आपने क्यों करा? कोई ये प्रूफ आपके पास? जी ये लगातार हो रहा है और जिस तरह से अब नॉर्मली वोट वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आई हैं जो नॉर्मल कोर्स में नहीं है और अभी तो उनके विधायक भी पकड़े गए जो फेक आईडी बना रहे थे, आधार कार्ड बना रहे थे और वो भी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों के। पूरी दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये वोट बैंक है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो क्या दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो क्या घुसपैठियों के वोटों से बनाई जाएगी? हमारा कहना है कि
ये जो रैकेट है पूरा, इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं और इनकी छत्र छाया में सारी दिल्ली में इस तरह के फर्जी वोट बनाए गए और उन इलाकों में बनाए गए जो कमजोर वर्ग के क्षेत्र है आर्थिक रूप से। दूसरा जो स्लम बस्तियां हैं, अनधिकृत बस्तियां हैं, अर्बनाइज्ड विलेजेस के बीच में, यानी उन जगहों पर वोट बनाए गए जहां पर बड़ी तादाद में प्रवासी जो मजदूर हैं वो रहते हैं और उन्हीं के बीच में इस तरह के फर्जी वोट का जो एक जमावड़ा रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों का है वो भी वहीं पर जो है दिल्ली में उनके भी स्पॉट पॉइंट वही है। तो जहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी बड़ी आसान हो सकती है, जहाँ पर अर्बनाइज्ड मिडिल क्लास लोग हैं, वहाँ हिम्मत नहीं कर पाए और जब उन बूथों पर एक एक बूथ पर 400-400 वोट आए तो हमको लगा ये क्या हो रहा है और उसकी तह में गए तो मालूम चला ये दिल्ली के निवासी नहीं है, दिल्ली के बाहर के एड्रेसेस पर दिल्ली में वोट बनवा रहे हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पिछले 10 साल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे केजरीवाल सरकार फेल रही है और आप ऐसे कौन से मुद्दे उठा रहे हैं और इनका सॉल्यूशन आपके पास क्या है? हर क्षेत्र में फेल है, एक उपलब्धि नहीं गिनवा सकते। झूठ तो कितना बोल लेंगे वो अलग बात है। इन्होंने कहा हम 3 यूनिवर्सिटी खोली है। अब मैं आपको दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का हाल बताता हूँ। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में इस साल बीए में सिर्फ 12 बच्चों ने दाखिला लिया है, यानी 35 ने लिया था, 23 चले गए छोड़ के। और वो एक भी सब्जेक्ट उसमें, एक भी कोर्स टीचर्स यूनिवर्सिटी में टीचर से रिलेटेड नहीं है, ना बीएड है, ना एमएड है, ना किसी और तरह का टीचिंग एजुकेशन है। जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो ही उस कॉलेज में, और कुल संख्या कॉलेज यूनिवर्सिटी की 52 है। आपने कितने जोर शोर से ऐलान किया था, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 कमरों में चल रही है और स्कूल के परिसर में चल रही है। दूसरा, इन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की थी, उसमें भी 7वीं 8वीं की कक्षा है सिर्फ। अब आप एक तरफ तो यूनिवर्सिटी कह रहे हो, उसमें दूसरी तरफ 7वीं 8वीं की कक्षा को आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। तीसरा, इन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी की बात की थी, स्किल एंड डीएसयू। डीएसयू में बहुत सारे कोर्सेज में 60% तक सीटें खाली पड़ी। फीस स्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया कि एक आम आदमी, एक सामान्य परिवार का बच्चा वो दाखिला ही नहीं ले सकता। यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी बढ़ चढ़ के ये सारा उनको भी मात कर दिया इन्होंने। और डीएसयू भी एक छलावा है, क्योंकि इसमें दिल्ली के तमाम पॉलिटेक्निक जो थे उनको बंद करके और उसको डीएसयू का नाम दिया, और जो कोर्सेज बहुत पॉपुलर कोर्सेज थे वो भी इस पूरे मामले में डूम हो गए। यहां तक कि बीटेक में भी सीटें इनके पास खाली पड़ी है और फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि आम आदमी दे ही नहीं सकता। तो एक तरह से तीनों यूनिवर्सिटी, 12 कॉलेजेस हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, 100% फंडेड, उनको ये बंद करना चाहते हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनको आज इतना त्रस्त कर दिया है कि वो कॉलेजेस का जो परफॉर्मेंस थी उस पर उसका असर आ रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम स्कूली शिक्षा अच्छी करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्ष का अगर एकेडमिक ईयर का रिजल्ट देखें तो 9वीं 11वीं में इन्होंने 3 लाख बच्चों को फेल कर दिया। और उसका पर्पज ये है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स को हम ये दिखा सके कि देखिए हमारे रिजल्ट कितने अच्छे हैं। और इतना ही नहीं, फेल ही नहीं किया, उनको स्कूल में दाखिला भी नहीं दिया जा रहा। तो अगर आप 3-3 लाख 1.5 लाख बच्चे हर साल 9वीं और 11वीं में आउट ऑफ स्कूल कर रहे हैं और उनको जानबूझकर फेल कर रहे हैं, तो उनका कैरियर, उनका भविष्य, उनके सपने
तो आपने वही तोड़ दिए कि वो स्कूल आउट ऑफ स्कूल हो गए, स्कूल की दहलीज तक नहीं आ सकते। 10 लाख बच्चे आज ऐसे हैं दिल्ली में जिन्होंने स्कूल की दहलीज ही नहीं देखी, यानी वो कभी स्कूल ही नहीं गए। पर वो तो दावा करते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल सबसे अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आए मेरे सामने 29 प्रतिभा विद्यालय बंद कर दिए। जो प्रतिभा विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुले थे और जिसमें मेधावी छात्र छात्राएं पढ़ते थे और जिनके परफॉर्मेंस जो है वो लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, इन्होंने सभी बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? इन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे 50-50 करोड़ की बिल्डिंगें, बवाना में गया था मैं, दरियापुर में 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत से एक स्कूल भवन बनाया। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और आतिशी मार्लिना उसका उद्घाटन करने गए। पूरा पॉम्प एंड शो हुआ, लाखों करोड़ों एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए गए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2 साल से वहां पे परिंदा भी नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार है। एक बच्चे का दाखिला नहीं हुआ वहां, एक बच्चा दाखिला लेने ही नहीं आया। और एक जगह नहीं है ये, दिल्ली के हर जगह पर स्थिति यही है। कैपेसिटी 2500 बच्चों की है, वहां पर 200 बच्चे भी पढ़ नहीं रहे। नॉर्मल स्कूल्स को बंद करके आप सिर्फ अपना लेबलिंग करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के खोले हैं और अंदर से सब खोखला है। स्वास्थ्य मॉडल इनका पूरा फेल है। एक बेड इन्होंने 10 साल में हॉस्पिटल में बढ़ाया नहीं है। एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला है। इन्होंने 24 अस्पताल बनाने के नाम पर सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, जो 50% भी बने नहीं, बंद पड़े। तो कोविड में किस तरह की इन्होंने पॉलिटिक्स की, लोगों की लाशों पर, चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, ऑक्सीजन का कैसा कोहराम मचा। दिल्ली में बारिश हो जाती है तो सरकार हथियार डाल देती है। अभी 35 लोग मर गए डूब के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए दिल्ली से बाहर आकर यहाँ रह रहे थे, उन बच्चों तक की मौत हो गई। दिल्ली सेफ नहीं है आज। अगर आप बारिश, कौन सा मौसम सेफ है बताइए? बारिश होती है तो जल भराव होता है, गर्मी आती है तो पानी नहीं मिलता पीने के लोगों को, सर्दी आती है तो पॉल्यूशन आप देखिए। आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है दिल्ली। बताएंगे केजरीवाल जी आपने 10 साल में कहां तक पहुंचाया इसको? कितना आपने दिल्ली का विकास किया? थोड़ा तो बताइए। कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया वो तो बताइए। हाँ, आप एक नंबर में चीज में बढ़िया रहे, शीश महल बनाने में। आप भ्रष्टाचार में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कंपटीशन, कॉम्पीट नहीं कर सकता आप। सबसे दिल्ली की सबसे भ्रष्ट सरकार है आज तक की केजरीवाल की सरकार। आपने अभी पॉल्यूशन की बात की। दिल्ली के लोगों की 3 बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन, ट्रैफिक और स्वच्छता। जी, और इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसके पास आपके ऊपर क्या विजन है? हमारा विजन बहुत साफ है। हम डबल इंजन की सरकार देंगे, केंद्र के सहयोग से चलने वाली, मोदी जी के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की छत्र छाया में एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार सरकार हम दिल्ली को देंगे, जो मेहनत परिश्रम करके दिल्ली की समस्याओं को, पॉल्यूशन को हम एक चुनौती मानते हैं। हम पॉल्यूशन को, दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को हम कम ही नहीं करेंगे, उसको स्वच्छ हवा से परिवर्तित करेंगे। हम दिल्ली में कूड़े के पहाड़, टाइम बाउंड मैनर को खत्म करेंगे। सफाई व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन होगा। साफ पानी, लोगों को पानी उपलब्ध हो और साफ पानी मिले पीने का, ये हमारा संकल्प है। दिल्ली की सीवर व्यवस्था जो चरमरा गई है, दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वालों को जल्द से नल मिले उनकी झुग्गी में, और फिर एक प्लानिंग के साथ सबको पक्के घर दिए जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है वो हम करेंगे। इसी के साथ जैसे तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज हैं बवाना, उनको फ्री होल्ड करेंगे। तो हमारे पास पूरा एक रोड मैप है
एक लंबी प्लानिंग है, एक सोच है, एक दिल्ली के लिए सपना है। उस सपने को हम साकार करें। पिछले चुनाव में बीजेपी को 39% वोट मिले थे और अगर आपको आम आदमी पार्टी को हराना है तो 50% का मार्जिन आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये 12-13% का राइज आप कैसे लाएंगे? दिल्ली पिछले बार में और इस बार में बड़ा अंतर है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला महसूस हो रहा है। दूसरा, केजरीवाल जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा, लोगों की परसेप्शन टूटी है। लोग आज तक इनको एक ईमानदार छवि, लेकिन जिस तरह शीश महल की बात खुलकर सामने आई, जिस तरह शराब घोटाले में पकड़े गए, जिस तरह हर भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक तह उनकी खुलती गई है, उससे लोगों को निराशा हुई है। और जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 दोबारा लाने के लिए उसके पक्ष में मतदान किया, तो एक तरह से लोगों को समझ में आ रहा है कि ये आतंकवादियों के साथ इनके गहरे संबंध है। कनाडा से इनको फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान में केजरीवाल जी के जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने सबूत मांगे तो पाकिस्तान के वो हीरो बन गए। तो ये फिरका प्रस्त ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग में इनका अच्छा खासा दखल है। तो ये कहीं से भी देश के लिए और दिल्ली के लिए मैं कह सकता हूँ ये घातक है। दिल्ली में तकरीबन 700 से ज्यादा स्लम एरियाज हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और ऐसा माना जाता है कि ये लोग ज्यादातर केजरीवाल जी के वोटर हैं। इन लोगों को आप इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? ये लोग आपको वोट क्यों दें? ये मैं केजरीवाल जी समझता उन्हें हूँ फ्री कि बिजली अगर और आप फ्री पानी दे रहे हैं। पिछले आंकड़े आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में अनधिकृत बस्तियों में जीती है। अब तो केजरीवाल जी ने हर अनधिकृत कॉलोनी में, बस्तियों में शराब की दुकानें खुलवा दी थी, और जिससे कि लोगों में भारी रोष हुआ। दूसरा, हमारा ये कहना है कि जो योजनाएं आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा की है कि कोई भी योजना जो चल रही है वो बंद नहीं की जाएगी, वो जारी रहेगी। और इतना ही नहीं बल्कि और नई कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे लोगों को, जैसे हमारे बहुत सारे प्रदेशों में लाडली बहना योजना चल रही है, हम दिल्ली में भी वो लाएंगे। तो हमारा एक कंप्लीट पैकेज होगा। विकास, लोगों को मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हम जारी रखेंगे, नई योजनाएं लाएंगे, और इन भ्रष्टाचारियों को बाहर करके सबसे बड़ी बात, हम एक ईमानदार सरकार देंगे। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाती है। लाखों में युवा वर्ग भी रहता है। युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का देश के युवाओं के प्रति जो समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने ये प्रारंभ किया, जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिस तरह से महंगे महंगे जर्नल हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, जो 13 जो $80 का एक है, ऐसे 13,000 जर्नल और रिसर्च पेपर्स दिल्ली की, देश के युवाओं के लिए हर यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, जिसके लिए वो हर कोई खरीद नहीं सकता था, हर कोई उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर सकती थी, और इतनी बड़ी तादाद में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये उपलब्ध हो रहे हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ युवाओं के प्रति जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वो बहुत प्रभावशाली है। उनको दिल्ली में लागू किया जाएगा। दिल्ली में जो इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी है DSSB की, वो सब भरी जाएंगी, और युवाओं के लिए विशेष रूप से ये एक समर्पित सरकार होगी, युवाओं को समर्पित सरकार होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा रोड मैप है, जिसमें हम स्टार्टअप्स के लिए और वो अपना काम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, उन तमाम योजनाओं पर, और प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे। और युवाओं के
सपने कैसे साकार हो सकते हैं, इस पर हमारी सरकार, हमारा मैनिफेस्टो विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। आप पिछले 10 साल से रोहिणी के विधायक हैं। आपने रोहिणी में क्या-क्या काम करे और रोहिणी के लोगों के लिए अगले 5 साल में अगर आप जीत कर आते तो क्या है? रोहिणी से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। रोहिणी के आमूलचूल परिवर्तन में, उसके विकास पर लगातार, निरंतर, सतत काम करने का अवसर मिला है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्लम बस्तियां थी, उनका हमने पुनर्वास किया है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कूड़ेदान थे, हमने उन ढलानों को बंद कर दिया है। और सबसे पहले गार्बेज ऑन व्हील्स की योजना को हम रोहिणी में लेकर आए। आप देखेंगे तो जहाँ बड़े 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 ढलान और कूड़ेदान थे, जहाँ सड़कों पर कूड़े सड़ते थे, वहाँ अब सीनियर सिटीजन के रिक्रिएशन रूम मैंने एमएलए हेड से बनाए हैं। हमने रीडिंग रूम्स बनाए हैं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। और इसके साथ साथ पार्कों का विकास किया है। हमने अभी तक 16 रोहिणी के अंदर कम्युनिटी हॉल बनवाए हैं, जिसमें से 6 कम्युनिटी हॉल एयर कंडीशन है, मल्टी स्टोरी है, मल्टीपर्पज है। इसी तरह से हमने रोहिणी के पार्कों को एक नया स्वरूप दिया है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पार्कों में वॉकिंग ट्रैक लगा हुआ है सिंथेटिक, जो बारिश हो या कोई भी मौसम हो, आप उसमें वॉक कर सकते हैं, जो आपके घुटनों आदि के लिए भी बहुत लाभदायक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रोहिणी के विकास में 100 से बड़ी अधिक ऐसी उपलब्धियां हैं जो लैंडमार्क है। हमने अपने विधायक कोष से रोहिणी की सड़कों पर के निर्माण का काम किया, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया और मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना में 10 सालों में 1000 करोड़ रुपए सालाना इन्होंने बजट का प्रावधान किया, लेकिन रोहिणी असेंबली को 1 रुपया नहीं दिया। और मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से रोहिणी विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद हमने अपनी सड़कों के लिए विधायक कोष से ज्यादा मेंटेन करके दिखाया, जहां पर इन्होंने 100 करोड़ रुपए एक एक असेंबली में दिए। हमने यहाँ तक किया कि डीडीए से पैसा लाकर उपराज्यपाल महोदय की आशीर्वाद से एमसीडी की सड़कें हम बनवा रहे हैं। तो इनके सौतेले व्यवहार के बावजूद हमने अपनी अनधिकृत बस्तियों में, राजा विहार में अभी मेट्रो का एक्सपेंशन का मैंने एक मुहिम लिया था, येलो लाइन का, प्रधानमंत्री जी से उस पत्राचार किया था। और आपको जानकर हैरान खुशी होगी कि समयपुर बादली पर जो येलो लाइन समाप्त हो जाती थी, वो अब नरेला तक के लिए उसका डीपीआर बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के को से कॉरेस्पॉन्डेंस किया और उसके आधार पर डीएमआरसी से मुझे पत्र भी आया है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये आपकी जो ये मांग थी उसको मान लिया है और हमें आदेश आ गए हैं खट्टर जी के माध्यम से, और हमने इस पर डीपीआर बना के येलो लाइन समयपुर बादली से नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, उससे नॉर्थ दिल्ली को कितना बड़ा लाभ मिलेगा, रोहिणी को कितना बड़ा लाभ मिलेगा। UER2 बन रहा है रोहिणी के नजदीक। आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में रोहिणी से चल के जा सकते हैं। रोहिणी को चारों तरफ से खुलने का मौका मिला है। रोहिणी में स्वच्छता है, सफाई है, रोहिणी के में सड़कें हैं, रोहिणी की प्रकाश व्यवस्था है। रोहिणी के अंदर 2 पंचकर्मा हॉस्पिटल हमने बनाए। दिल्ली की में सबसे पहले बनने वाला पंचकर्मा हॉस्पिटल हमारी रोहिणी विधानसभा में बना, जिसको बनवाने में मुझे विशेष रूप से हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया उसका लाभ मिला। इसी तरह सेक्टर 19 में हमने एक पंचकर्मा हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोहिणी आज पूरी दिल्ली में नंबर 1 है। पिछले 3 दशक से भाजपा दिल्ली में सत्ता से बाहर है। क्या इस बार भाजपा की दिल्ली में वापसी होगी? निश्चित रूप से होगी। कितनी सीटें जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी और मेरा ये मानना है कि कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू ऑर्गेनाइजर।